हेलो एवरीवन। सभी का अगस्ता जीएस एकेडमी में आप स्वागत है। और जैसा हमने बताया था कि 1 तारीख से फिजिक्स की क्लास चालू होगी और आप सभी को पता है कि अभी ये साइंस का सब्जेक्ट जो भी है, बिहार के कितने भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे टीआरई का एग्ज़ाम हो, आपका एडीओ का हो, एएसओ का हो, मिनरल ऑफिसर का हो, एई का हो, असिस्टेंट इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर का हो, पीपीएससी खुद हो, उसके बाद और भी जितने एग्ज़ाम्स है उसमें साथ ही साथ में बिहार एसएससी का जो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। उस इंपॉर्टेंट फैक्टर में जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस का वो है फिजिक्स। ये फिजिक्स इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको फिर दोबारा अलग से फिजिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अब सवाल है कि सर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। तो याद रखिएगा, मेरा एक ही मूल मंत्र है, मैं जो सभी को बताता हूँ आपको भी बताता हूँ। एक बार लेक्चर देखिए, एक बार खुद से नोट्स को बारीकी से पढ़िए 2 बार, उसके बाद उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जितना उस टॉपिक पर, जिस चैप्टर का आपने लेक्चर देखा है और जिस चैप्टर का आपने रिवीजन किया है उस पर सवाल बनाइए। जितना एमसीक्यू बनाने की प्रक्रिया पे आपकी पकड़ बनेगी वो चैप्टर और ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाएगा। कभी कभी टॉपिक समझ पढ़ के या नोट्स रिवीजन करके भी क्लियर नहीं होता, जब हम उसको एमसीक्यू से बनाते हैं और एमसीक्यू से सॉल्व करते हैं तो वो क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक चैप्टर जब तक पढ़ाऊंगा आपको उसके एमसीक्यू बनाते रहने हैं। उसके बाद एमसीक्यू कंप्लीट हो जाए, सवारे सवाल बन जाए, उसके बाद डाउट आ जाए तो डाउट में हम लोग लाइव सेशन रख लेंगे जूम का। जूम लाइव सेशन में सारे डाउट आप उसको पूछ सकते हो। डाउट सॉल्व होने के बाद, सवाल बनने के बाद, एमसीक्यू बनने के बाद, रिवीजन होने के बाद ये आप मान जाइएगा कि आपका एक चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग ये बता दूं मैं पहले कि हम लोग सिलेबस में अगर देखा जाए तो अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम है हम उसकी पहली बात कर ले। मान लीजिए आप एडीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, या आपको 72 सेकेंड नंबर का 72 जो बीपीएससी होने वाली है, इसको अगर आपका प्रीलिम्स देना है, मान लीजिए इसका आपको क्या देना है, प्रीलिम्स देना है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि इसमें भी जनरल साइंस आता है 30 नंबर का, और 30 नंबर में हमें पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लगभग जरूरी नहीं है 10-10, पर ये माना जाता है 10-10 10-10 के हिसाब से पेपर पूछे जाते। एडीओ में एक 100 नंबर का, 100 मार्क्स का आपको पता है कि जीएस का पेपर है। ठीक है, जीएस का जो 100 नंबर का पेपर है इसमें भी जनरल साइंस पूछी जाएगी, फिर सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा आपसे। और इस सामान्य विज्ञान में सिंपल सी बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगी। तो इसमें तो हम लोग एग्जाम दे रखे हैं, पहले भी एग्जाम हो चुके, तो हमें एक पैटर्न पता है कि लगभग 30 सवाल आते हैं। पर इसका एग्जाम तो पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है, आइडिया ही नहीं कि इसमें सवाल कितने आएंगे। पर याद देखिएगा, अगर हमारा टोटल सवाल 100 नंबर का है, याद देखिएगा टोटल सवाल अगर 100 नंबर का आती है, मेरा मानना है कि कम से कम 25 20 से 30 20 से 30 सवाल जरूर होंगे किसके, साइंस के। 20 से 30 सवाल आपको क्या मिलेगा, साइंस का। इसका ऑफिशियल जब सिलेबस आप पढ़िएगा जो बीपीएससी ने जारी किया है, जब पढ़िएगा कि जीएस 100 नंबर का, जीएस का जो सिलेबस चालू होता है उसमें पहला ही लाइन लिखा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान पहला सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है कि इसमें ढेर सारे सवाल बनने के चांसेस है। और वैसे भी साइंस बीपीएससी का हमेशा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, साइंस से सवाल वो पूछता ही पूछता है। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात का कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर अच्छा खासा स्कोर करना है एडीओ के एग्जाम में। और एडीओ एक सिंगल पेपर जिसमें आपको अधिकारी बनने का मौका देता है। अगर आपका प्रीलिम्स अच्छा नहीं तो आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर सकते हो 72 बीपीएससी में, साइंस का बीपीएससी इस चैप्टर से। ठीक है, तो मैं पूरा कंप्लीट कोशिश करूंगा कि आपको एकदम बारीकी से बाईलैंग्वेज भाषा में प्यार से समझाते हुए फिजिक्स के हर बारीकी से समझाओ। आपके पास एक सिंपल सा वर्क है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जितना मैं टॉपिक करा दूं, जितने टॉपिक आप पढ़ लो, ठीक है, 5 दिन क्लास चलेगी, ध्यान रखेगा। पर आज से मैंने लॉन्च करने की बात की थी, इसलिए सैटरडे से मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मंडे से फ्राइडे 5 दिन क्लास चलेगी, 2 दिन जो क्लास बचेगा उसमें आपको सारे के सारे एमसीक्यू बना के अपने डाउट को रेडी रखना है। जब आपसे डाउट पूछा जाएगा तो आप उस डाउट को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा
आप सभी को पता है, उसका नाम क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट है। ठीक है, मात्रक और मापन हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो भौतिक राशियां पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती है, फिर मात्रक पढ़ा जाएगा, फिर मात्रकों की पढ़ेंगे जिसको एसआई सिस्टम, यूनिट सिस्टम भी बोला जाता है, और विमा विश्लेषण भी पढ़ेंगे। तो विमा विश्लेषण जो होता है, याद रखिए डायमेंशन इसको बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग कर लेंगे, तो इसको हम लोग बेसिक फंडामेंटल का मानेंगे कि फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैं पढ़ाऊंगा तो इसका आपको मिलेगा बोर्ड पीडीएफ, एक ये, और फिर आपको मिलेगा लेक्चर नोट्स। ये दोनों बहुत काम के, ध्यान रखेंगे। ये लेक्चर जो नोट्स में जो लेक्चर नोट्स होगा वो मेरे द्वारा बना के आपको दिया जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। और आपके पास कोई भी किताब हो, लूसेंट हो, साइंस का एनसीईआरटी हो, कोई भी किताब हो, मेरे पढ़ाने के बाद उस किताब को पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जैसे जैसे मैं टॉपिक कराऊंगा वैसे वैसे पढ़ेगा, आपको पढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, आपको बहुत हल्का लगेगा। और आप बहुत ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, दिन भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साइंस अगर आप बहुत दिन दिन में साइंस आपको पढ़ना हो तो फिजिक्स जितना पढ़ाएगा उतना ही पढ़िए। एक समय पे जब मेरा बैच कंप्लीट हो जाएगा तो आपका फिजिक्स भी बहुत प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होगा। एक दिन में सारा चीज करोगे तो सारा कोई वेस्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें मिलेंगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फिर आपको लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेक्चर नोट्स पीडीएफ में जो चीजें समझ में आएंगी उसको समझना है, एमसीक्यू बनाना, डाउट होगा तो डाउट को डाउट सेशन के लिए बचा के रखना है। ठीक है, चलिए आते, सवाल आता है कि भौतिक राशियां जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो ध्यान से समझिए, जिसे हम माप सके। अगर जिसे माप नहीं सकते, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। जैसे भौतिक राशि में क्या क्या मापा जा सकता है, तो लंबाई, बहुत सारे एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल लिखना जरूरी नहीं मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, ठीक है, बल, बल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स। तो ये सब के सब इसमें आएंगे। किसे मापा नहीं जा सकता है, कौन भौतिक राशियां नहीं कहलाएंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल लव, प्यार, आप किससे कितना प्यार करते हैं नहीं समझ सकते। इमोशन, भावना, नहीं समझ में आता है। हैप्पीनेस, खुशियाँ, आप कितने खुश हैं नहीं मापा जा सकता। आप कितने दुखी में हैं, सैडनेस, ये भी नहीं मापा जा सकता। तो ये जो मापा नहीं जा सकता इसको हम लोग भौतिक राशि के श्रेणी में नहीं रखेंगे। ये भौतिक राशियां नहीं कहलाएंगे। पर जिसे मापा जा सकता है, जिसको हम माप सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब सवाल आता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारी होंगी सर, ये फिजिकल क्वांटिटी तो ढेर सारी होंगी, हम इसको मापेंगे तो कैसे मापेंगे। तो मापने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी को बहुत सारे हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, तो पहला जो फिजिकल क्वांटिटी को हम बांटेंगे तो वो हो गई मूलभूत राशि या मूल राशियां जो कहलाती हैं। ये मूल राशियां क्यों उनको कहते हैं हम लोग, ठीक है, मूल राशियां क्यों कहते हैं इनको, तो दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक, ठीक है, तो मूल राशियां इन्हें क्यों कहा जाता है, पहली बात तो कि इन राशियों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, और जिनका एक दूसरे से संबंध होता है और जिनकी दूसरों की मदद से हम राशियां कैलकुलेट करते हैं या ज्ञात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। तो सर पहले मूलभूत राशियां देख ले। तो इसमें पहली बात तो जानना यह है कि ये कुल होती हैं 7। ये कुल कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो क्या क्या होती है, तो देखिए पहले द्रव्यमान होता है, मास, ठीक है,
एम से दिखाते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होती है क्या, केजी। समय, टाइम, ठीक है, ये दिखाएंगे क्या, सी से, टी से टाइम, ठीक है। फिर लेंथ ले लिया जाए, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई को एल से दिखाएंगे और यहां पे लेंगे यूनिट में क्या, टाइम। विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, आई से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। फिर आता है ज्योति तीव्रता, इसको बोला जाता है लुमिनस इंटेंसिटी, इसको दिखाते हैं कैंडेला से, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, सीडी लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है तापमान, तापमान को बोलते हैं टेम्परेचर, इसको दिखा, इसका यूनिट होता है क्या, केल्विन, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ए। और जो 7वें नंबर पर आता है वह है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको यूनिट होता है क्या, मोल। इसका यूनिट क्या होता है, मोल होता है। सवाल है सर साथ ही क्यों, तो इन सातों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये सात एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। मास निकालना तो टाइम से कोई लेना देना है, लेंथ निकालना तो टाइम से कोई लेना देना नहीं, करंट निकालना तो मास से कोई लेना देना नहीं, लुमिनस इंटेंसिटी निकालना तो लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, तापमान निकालना तो मास या लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट होती है, आत्मनिर्भर होती है, किसी दूसरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मूल राशियां या मूलभूत राशियां बोली जाती है फिजिक्स में। और टोटल होती है कितनी, 7। पर सवाल आता है क्या इतनी ही राशियां हैं जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है, आंसर है नहीं। तो एक बार आप इसे लिख ले या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ये बोर्ड पीडीएफ है, ये बोर्ड पीडीएफ आपको जाएगा नोट्स के साथ, पहले ही बता रखा, नोट्स भी जाएगा, जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो भी जाएगा। नोट्स में बहुत सारी चीजें ब्रीफ में दी होंगी, पर आपको समझना है तो पूरे बोर्ड पे आपको ध्यान देना पड़ेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर अगर इसी से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, इससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या आएगा। तो कभी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन देकर इस तरीके से 1 2 3 4 कि निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत राशि है फिजिक्स में या विज्ञान में, या कौन सी नहीं है। तो जो 7 के अलावा कुछ भी दिख जाए, इन सातों के अलावा अगर कुछ भी दिख जाए, जैसे मान लीजिए 7 के अलावा कोई दिख गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिख गया मान लीजिए दाब, प्रेशर, एक, दूसरा दिख गया मास जो है, तीसरा दिख गया बल, बल मतलब फोर्स, तीसरा दिख गया मान लीजिए गति, मोशन, ऐसा दिख गया। और मैं पूछूं इनमें से, निम्नलिखित में से, इन चारों में से कौन सा मूलभूत राशि है, तो आपको दिख जाएगा कि सर मास है। और ऐसा भी हो सकता है कि तीन तीन एक जैसा दे के चौथा एक अलग से दे दूं। तो आपको याद करने के लिए एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टोटल 7 होते हैं, 7 के अलावा कुछ भी फिजिक्स में लिख दिया जाए वो मूलभूत राशि की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। डन है यहाँ पे। नेक्स्ट अब आता है डिराइव क्वांटिटी, जिसे उत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो मैं मतलब एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको चाल निकालना हो,
स्पीड। ठीक है, तो आप सभी को पता है दूरी बटे समय लिखते हैं आप लोग, लिखा जाता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर आप चाल निकालना चाहते हो तो आपको दो चीजों पर निर्भर होना पड़ेगा। पॉइंट वन, आपको निर्भर होना पड़ेगा दूरी पर, और निर्भर होना पड़ेगा क्या, टाइम पर। टाइम और डिस्टेंस दोनों अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी ही, अगर आपको क्या निकालना हो, स्पीड निकालना हो। मतलब स्पीड अपने आप कैलकुलेट नहीं हो सकता। स्पीड की जानकारी या स्पीड का ज्ञान अगर आपको चाहिए, या कहीं पर भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं और आपको स्पीड को कैलकुलेट करना है, तो आपको स्पीड निकालने के लिए दूरी और समय पर निर्भर होना पड़ेगा। तो ऐसी जितनी भी राशियां हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर होती हैं, उनको हम लोग डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं, उपयुक्त अव्यक्त भौतिक राशियां कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो सर इसको याद कैसे करें? तो याद नहीं करना है, मैं आपको बता रखा हूं। सात हमारा फंडामेंटल है, इसके अलावा जो भी दिखेंगी लगभग सबके सब क्या होंगी, डिराइव क्वांटिटी होगी, वयुक्तपन, वयुक्तपन भौतिक राशियां कहलाएंगी। ठीक है, सात के अलावा जो भी हुए, जैसे कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल वेग, वेग को बोलते हैं क्या, वेलोसिटी, ये भी क्या कहलाएंगी, डिराइव क्वांटिटी। फिर आता है मान लीजिए फोर्स, फोर्स कैसे हो सकता है, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्या है, त्वरण है, ये क्या है, द्रव्यमान है, ये क्या है, बल है। तो बल निकालने के लिए आपको द्रव्यमान और त्वरण पे क्या करना पड़ेगा, निर्भर, तो बल भी क्या कहलाएगा, डिराइव क्वांटिटी। इन सात के अलावा आपको जो भी फिजिक्स में दिख जाए, सात मूलभूत राशियों के अलावा जो भी फिजिक्स में आपको दिख जाए, सबके सब याद रखिएगा, आपका डिराइव क्वांटिटी कहलाता है। वयुक्तपन, वयुक्तपन भौतिक राशि कहलाता है। थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में विचित्र है, इसलिए आप डिराइव क्वांटिटी ही बोलिए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक हो गया भौतिक राशियां, के हो गया पहला पार्ट मूलभूत राशियां जो टोटल सात होती हैं। उसके बाद मूलभूत राशियों की मदद से आप कुछ भी निकालिएगा, सबके सब कहलाएंगे डिराइव क्वांटिटी। पर दो एक और राशि आती है जिसको बोलते हैं पूरक राशि। पूरक राशि क्यों होती है मैं आपको बताता हूं इसका कारण। देखिए, पूरक राशि में जो पहला नाम आता है, समतल कोण बोलते हैं इसको, समतल कोण प्लेन एंगल बोला जाता है, और एक को बोलते हैं ठोस कोण, तो बोला जाता है सॉलिड एंगल। ठीक है, पहली बात, ये प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट 2D पे काम करता है। 2D मतलब एक्स वाई एक्सिस, और ये काम करता है 3D पे, जिसको बोलते हैं एक्स वाई और जेड एक्स। कोई उदाहरण सर 2D और 3D का, कोई उदाहरण? जैसे यहाँ पे आ जाएगा वृत्त, सर्कल, यहाँ पे आ जाएगा स्फीयर, स्फीयर, गोला। तो अगर 3D में कोई कोण निकालना हो तो आपको सॉलिड एंगल लेना पड़ेगा, 2D में निकालना हो तो उसको में क्या लेना पड़ेगा, प्लेन एंगल। पर सवाल आता है सॉलिड एंगल प्लेन एंगल क्या होता है। तो देखिए, अगर आपने कोई आर्क लिया है सर्कल का, ये मान लीजिए सर्कल का एक आर्क है, ये इसका त्रिज्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस मान लीजिए आर है, तो ये भी रेडियस होगा, तो ये भी आर होगा। ये सेंटर है तो इसको मान लीजिए 0, और ये वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं चाप, क्या बोलते हैं इसको, चाप, आर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर आर्क की लंबाई ए से बी के बीच में भी रेडियस आर के बराबर कर दी जाए, तो दो रेडियस और एक चाप से केंद्र पर, ये हमारा जो है वो क्या है, केंद्र पर एक कोण बनेगा। ये जो कोण बनेगा याद रखिएगा, ये कहलाएगा 1,
और ये होगा क्या, तो कोई पूछे रेडियन क्या है, तो सर रेडियन यूनिट है, याद रखिएगा रेडियन क्या है, यूनिट है किसका, प्लेन एंगल। तो एक रेडियन का मान कितना होता है, तो एक रेडियन का मान अगर निकालना चाहते हो या कितना होता है ये जानना है कि एक रेडियन कितना कोण होता है, तो एक ऐसा सर्कल का चाप लो, एक ऐसा गोला का चाप लेना है, सर्कल का चाप लेना है जिसका रेडियस आर हो और जो चाप की लंबाई भी हो वो भी आर के बराबर हो। तो इस केस में दोनों रेडियस और एक चाप से केंद्र पर एक कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये कहलाएगा 1 रेडियन। रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो RA, पर ये लेना किस में है, ये आपको चाप किस में लेना है, सर्कल में लेना है। क्यों लेना सर्कल में, क्योंकि समतल कोण किस में नापा जाता है, 2D में नापा जाता है, और ठोस कोण किस में नापा जाता है, 3D में नापा जाता है। 3D मतलब कोई गोला। इसका कोई एग्जांपल देखिए, अगर ये एक ऐसा आपने लिया है और ऊपर से आपने ये इस तरीके का, ये इसका केंद्र है, मान लीजिए इस गोले का ये क्या है, केंद्र है। केंद्र से आपने एक रेडियस आर लिया, या आर लिया, और ये जो सर्कल इसमें से काट के निकाला, गोले में काट के निकाला तो एक सर्कल निकलेगा। सर्कल का अगर एरिया आर स्क्वायर हो जाए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूज कर जाओगे आप लोग, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप इसको ऐसे समझिए, ये आपने एक क्या लिया है, गोला लिया है जो कैसा है, 3D है, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों होता है। तो इसके केंद्र से कोई एक आपने इस तरीके का सर्कल काटा और इस तरीके का एक सर्कल बना लिया, उसी केंद्र पर से गोले में से, ये हो गया इसका मान लीजिए क्या, केंद्र हो गया। इसको मान लीजिए 0। इस सर्कल को जो आपने काट के बनाया है इसका मान लीजिए रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है। तो ये जो सर्कल बना, ये जो गोला बना सर्कल यहाँ पर, ये जो यहाँ पे कटने के बाद सर्कल बना, इसका तुम निकालो क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल क्या निकले, रेडियस का स्क्वायर निकले, तो इस केस में जो कोण ये यहाँ पे बनेगा, ये जो कोण यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा 1 स्टेरेडियन। इसका मतलब सॉलिड एंगल का जो यूनिट होगा वो होगा स्टेरेडियन। समझ में आएगा। तो ये सप्लीमेंट्री पूरक जो भौतिक राशियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं, समतल कोण प्लेन एंगल और ठोस कोण आपका सॉलिड एंगल। तो सर दोनों में अंतर क्या है, तो बेसिक अंतर पहले ये देखना है कि समतल कोण का लेना देना होता है 2D से, 2D में जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। उसका कोई एग्जांपल, तो जैसे वृत्त ले लीजिए, सर्कल ले लीजिए। सॉलिड एंगल जिसको ठोस कोण बोला जाता है, ठोस कोण जो होता है याद रखिएगा वो 3D होता है, और ठोस कोण 3D में नापा जाता है। 3D में स्फीयर गोला ले लीजिए, गोले में इस तरीके से एक स्टेरेडियन इस तरह से निकाला जाता है, इसमें एक रेडियन इस तरीके से निकाला जाता है। याद रखिएगा रेडियन और डिग्री में रिलेशन होता है, आप सभी को जनरली पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं। अगर आप एक रेडियन निकालते हैं या पाई रेडियन निकालते हैं, पाई रेडियन अगर आप निकालते हैं तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। आपको निकालना है कि एक रेडियन कितना होगा, तो याद रखिएगा 180 डिग्री बाई पाई होगा। ठीक है, 180 डिग्री बाई पाई होगा, ध्यान रखिएगा। तो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आप इसकी मदद ले सकते हो, ध्यान रखिएगा इसकी मदद से आप रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। कोई एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है, इसको आपको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो 180 डिग्री का रेडियन होता है पाई, 1 डिग्री का हो जाएगा पाई बटा 180। 1 डिग्री का कितना डिग्री का निकालना है, 60 डिग्री का निकालना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पाई बटा 3। आंसर हो जाएगा
60 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना चाहो तो पाई/3। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादातर स्टेरेडियन पूछा जाता है कि स्टेरेडियन किसकी यूनिट होती है। याद रखना, ठोस कोण का, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किस में आता है? आपका 3D में आता है। 3D का कोई एग्जांपल? तो 3D का एग्जांपल क्या है? गोला है। कोई पूछे रेडियन क्या है, तो रेडियन एक समतल कोण का यूनिट है। समतल कोण कोई पूछे क्या है, प्लेन एंगल क्या है, तो बोलिएगा पूरक राशि है। तो आपको याद करने के लिए जो मैंने बताया था, तो देखिए फंडामेंटल राशि होती है 7, इसमें 2 जोड़ दीजिएगा, 2 राशि हो जाएगी क्या? पूरक राशि। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 9। इन 9 राशियों के अलावा किसी का भी नाम आप सुनो, इन 9 राशियों के अलावा आप किसी का भी नाम सुनोगे फिजिक्स में, सब के सब क्या कहलाएगी? डिराइव क्वांटिटी। इसलिए डिराइव जो क्वांटिटी होती है, डिराइव राशियां जो होती हैं, आप उसको कभी भी याद ना करो उनके नाम याद आपसे होंगे नहीं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पर उनको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का एक ही प्रक्रिया है, इन 9 के अलावा कोई भी राशि आपको दिख जाए, इन 9 के नाम के अलावा, 7 नाम मूलभूत राशियां हैं, पूरक राशियां 2 हैं, 9 के अलावा अगर आपको कोई भी नाम अगर दिख जाता है, आप ये हमेशा मानिएगा फिजिक्स में कि ये सब के सब अपने आप में क्या है? एक डिराइव राशि है। क्लियर है? बेसिक चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, पर इतना बेसिक, छोटी छोटी साइंस को अगर आपको पकड़ना है तो बेसिक बेसिक चीजों को पकड़िए। आप जितना बेसिक मजबूत रखिएगा, साइंस आपका उतना धीरे धीरे मजबूत होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए, मेरे मानना है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। अब फिजिकल क्वांटिटी को मापा गया, ये तो बांट दिए कि फिजिकल क्वांटिटी को मूलभूत राशि 7 होती है, पूरक राशि 2 होती है, टोटल मिला के 9 होंगे, 9 के अलावा जितनी होंगी सबके सब डिराइव क्वांटिटी होंगी। पर मूलभूत राशि हो या डिराइव क्वांटिटी हो या पूरक राशि हो, जब उसको मापा जाएगा तो मापने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मापने के आधार पर हम लोगों ने भौतिक राशियों को 2 हिस्सों में बांट रखा है, जो सभी को बहुत फेमस पता है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? इसका मान, मतलब मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। इसमें भी हम लोग को मान चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है। नंबर 2, इसमें दिशा, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, पर वेक्टर का ज्ञान अगर आपको लेना है, वेक्टर की जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो डायरेक्शन की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये 2 बातें तो सबको सबको जनरली सभी बच्चों को पता रहता है। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होती है, इनका जो जोड़ घटाव करना पड़ता है, ये अर्थमेटिक से जुड़ती हैं। मतलब साधारण जोड़ होता है या और कुछ नहीं है। जैसे 2 + 2 आप जोड़ते हैं 4। जैसे 2 किलो चीनी है, 2 केजी चीनी आपने कहीं रख रखा है और उसमें फिर 2 केजी चीनी आपने मिला दिया, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, कि उस डब्बे के अंदर कितनी चीनी हो जाएंगी? 4 केजी चीनी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि केजी जो यूनिट है वो मास का है, और मास क्या है? एक अदिश राशि है, और अदिश राशि का केवल मान होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। और ये आप इसको दूसरी भाषा में समझिए कि अदिश राशि का ज्ञान या अदिश राशि का कैलकुलेशन या उसको निकालना है या उसके सवाल बनाना है, तो अदिश राशि की वैल्यू से मुझे मतलब लेना देना होता है। मुझे राशि के डायरेक्शन से कोई नहीं है, क्योंकि अदिश राशि में डायरेक्शन का कोई उपयोग नहीं होता है। आप ऐसे समझिए इस तरीके से। चलिए, मान लीजिए ये डब्बा है, आपको इसको समझाने का ये एक अच्छा तरीका है। ये हमारा ए है, इस ए ने इस डब्बे के अंदर ईस्ट डायरेक्शन से
ईस्ट डायरेक्शन से 1 किलो चीनी डाला इस डब्बे में, तो डब्बे में 1 किलो चीनी भर गया। पर किस दिशा से डाला? इस ए प्राणी ने ईस्ट से। उसके विपरीत दिशा वेस्ट से, पश्चिम से, इसमें 1 किलो चीनी, इसमें 1 किलो चीनी इस व्यक्ति ने डाला। उसका नाम क्या है? बी है। तो जब इसमें 1 किलो चीनी और डलेगा तो सिंपल सी बात है कि इसका लेवल और बढ़ेगा। पर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें कितनी चीनी है इस डब्बे के अंदर, तो तुम बोलोगे इसमें से 2 किलो चीनी है। इसमें कितनी चीनी है? 2 केजी चीनी है। तो क्या पूरा पश्चिम विपरीत दिशा होने के कारण क्या चीनी का जो अपना मास है वो चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा? आंसर है नहीं। क्यों नहीं कम होगा? कि जो चीनी का मास है, द्रव्यमान है, वो अदिश राशि, और अदिश राशि दिशा पर निर्भर नहीं करती, दिशा पर निर्भर नहीं करती। क्लियर कट है? क्लियर है? और इसमें जो जोड़ होता है, इसमें जो हिसाब किताब लगेगा, वो हिसाब किताब लगेगा तो वो अर्थमेटिक साधारण जोड़ देंगे इसमें, 2 + 2 = 4। पर जब हम बात करते हैं सदिश राशि की, जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसमें लगता है वेक्टर एडिशन। इसमें लगता है वेक्टर जोड़। वेक्टर एडिशन क्या होता है वो बताता हूं। इसमें डायरेक्शन की बहुत क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए इसको ऐसे आप समझिए, एक डब्बा है जिसका द्रव्यमान का मान है m, और यहां पर फिर वही व्यक्ति जो चीनी भर रहा था वो व्यक्ति आता है, a है। ये व्यक्ति इस दिशा में इस डब्बे पर 10 न्यूटन का क्या लगाता है? बल लगाता है इस डायरेक्शन से। डायरेक्शन क्या है? पूरब से ईस्ट से। फिर b जो व्यक्ति है, वही b व्यक्ति जिसने चीनी भरने में मदद की थी, व्यक्ति b, वो इस दिशा में पश्चिम से फिर 10 न्यूटन का क्या लगाता है? बल। तो यहां पर तो मास था 10, 1 केजी 1 केजी मिला के क्या हो गया? 2 केजी, क्योंकि इसमें साधारण जोड़ लगा। इसमें तो वेक्टर जोड़ लगा, एडिशन लगाने, जिसमें दिशा लेने की आवश्यकता पड़ती है। अगर इधर से 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो अपने हिसाब से तो 20 न्यूटन का बल होना चाहिए। अपने हिसाब से तो 20 न्यूटन का बल होना चाहिए। पर ये ऐसे जुड़ता नहीं है। क्यों नहीं जुड़ता? तो हमें इसे जोड़ना है वेक्टर एडिशन में, जिसमें हमें किसे मान के चलना है? जिसमें हमें दिशा को मान के चलना है। दिशा को हम खाली छोड़ नहीं सकते, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें दिशा की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इसको पॉजिटिव लोगे तो इसकी विपरीत दिशा को आपको फिजिक्स में क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव लेना पड़ेगा। तो 10 इधर से आएगा, जोड़ का साइन, विपरीत दिशा से क्या लेना पड़ेगा? माइनस। अगर माइनस लेते हो तो 10 - 10 हो जाएगा। तो ओवरऑल इस पे कितने न्यूटन का बल लगेगा? 0 पे लगेगा। मतलब ये डब्बा यहां से नहीं खिसकेगा और ये डब्बा विराम अवस्था में रहेगा, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या? रेस्ट में रहेगा। तो ऐसे जोड़ जिसमें दिशा को लेकर जोड़ा जाता है, डायरेक्शन को लेकर ही जोड़ा जाता है, उसको हम लोग वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो वेक्टर एडिशन लगता है वेक्टर क्वांटिटी में, और साधारण जोड़ लगता है अदिश राशि में। तो जो तीनों घटनाओं को मानता है, वो तीनों घटनाएं क्या है? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं, साधारण जोड़ लगे, उसको बोलेंगे अदिश राशि। जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की आवश्यकता हो, जिसमें वेक्टर जोड़ लगे, उसको बोलेंगे सदिश राशि। क्लियर कट है यहाँ पे? अब इससे पेपर क्या आएगा? यहां तक मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस तरीके से कि स्केलर किसको बोलते हैं, वेक्टर किसको बोलते हैं, अदिश राशि किसको बोलते हैं, और सदिश राशि किसे बोला जाता है। क्लियर कट है यहाँ पे? तो अब ये जो कहानी है, इस पे पेपर क्या आएगा? अब सवाल है कि सर एग्जाम में अगर मैं जाऊं तो मेरे पास सवाल क्या पूछे जाएंगे इस दोनों टॉपिक से? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे किसी ना किसी, अगर साल भर कहीं एग्जाम हुआ है, पूरे भारत में कहीं साल भर एग्जाम हुआ है और फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखिए फिजिक्स के क्वेश्चन में ये जो टॉपिक हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जाएगा जिसमें इसके सवाल नहीं आए हैं। रेलवे का अगर कोई एग्जाम देता है तो रेलवे के एग्जाम में स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, मेरे नोट्स में आपको इसकी पूरी लिस्ट दूंगा। अब देखो ध्यान से, वही बात आ गई जो मैंने बता रखा है, क्या हमारा सिलेबस में 80% सिलेबस आपको सीखना पड़ेगा किसके? कॉन्सेप्ट से। तो ये जो मैंने बताया ये आपको क्या है? कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा। अब कौन स्केलर होता है, कौन वेक्टर होता है, इसको अगर आपको समझना है
तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद कीजिए, रट्टा मारिए तो सिलेबस का 20% आपको याद करना पड़ेगा। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया कि कैसे पहचानेंगे स्केलर, कैसे पहचानेंगे वेक्टर, और हर स्केलर हर वेक्टर की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, तो उस लंबी चौड़ी लिस्ट याद कैसे है, तो याद करना है कि बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, तो ये पोर्शन आपको याद करना पड़ेगा। तो फिजिक्स में याद रखिएगा, या किसी भी जीएस सब्जेक्ट में या साइंस के सब्जेक्ट में 60 से 80% सिलेबस को कॉन्सेप्ट से समझा जाता है, 20% में दिमाग नहीं लगाना होता है, जो होता है उसको याद कर जाइए। याद करने के अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं आएगा। क्लियर कटे यहाँ पे, डन है। तो कुछ बता देता हूं स्केलर और वेक्टर के कुछ एग्जांपल, पर बाकी सारे एग्जांपल आपको खुद से करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको आपकी भाषा में जाना, जैसे स्पीड को स्केलर में रखते हैं और वेलोसिटी को वेक्टर में रखते हैं। जैसे मास हो गया स्केलर है, ठीक है। उसके बाद स्केलर हो गया, डेंसिटी स्केलर हो गया, डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। दाब प्रेशर स्केलर क्वांटिटी में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लगता है कि वेक्टर पर होता है स्केलर, इसको बोलते हैं विद्युत धारा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। वेक्टर वेलोसिटी हो गया त्वरण, वेक्टर में आता है, सदिश राशि में आता है, ठीक है। बल थोड़ा देर पहले बताया था, बल का ही दूसरा रूप होता है, बल ही होता है, पर उसको दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं वेट, भार। ये सब के सब क्या आएंगे आपके वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जिसमें फील्ड लग जाए, जैसे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा तरीका बता देता हूं जैसे आपको याद करने में याद आए, और चुंबकीय फील्ड, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा मेरी तरफ से, जिसके नाम पे जनरली फील्ड लगा होता है आमतौर पर, वो याद रखिएगा वो क्या होता है, वेक्टर ही होता है। तो ये याद करने का तरीका क्या, इतने ही होते सर, ये मैंने कुछ एग्जांपल सारे मैं बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा, तो जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें सारे रहेंगे और आपको याद करना है। तो ये दो बातें मेरा ध्यान रखिएगा, एक तो जिसके नाम में फील्ड लिखा होता है जनरली आमतौर पर वो क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। और स्केलर आपको दिख जाएगा जिसमें मान की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। टाइम ले सकते हैं, लेंथ ले लीजिए, लेंथ, डिस्टेंस ले लीजिए, दूरी। यहाँ पर वेलोसिटी, विस्थापन ले लीजिए, विस्थापन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब कैटेगरी किसकी आती है, तो ये सारी कैटेगरी आती है आपके किस में, ये सारी कैटेगरी आती है आपको आपके वेक्टर में, ठीक है। स्केलर वेक्टर यहां तक हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, छोटा सा, ज़्यादा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो। कल इसके बाद मंडे से क्लास होगी, मंडे से क्लास के मैं इस चैप्टर को, यूनिट डायमेंशन चैप्टर को मैं पूरा करा दूंगा। यहाँ तक स्केलर वेक्टर तक आप एमसीक्यू बनाइए, स्केलर वेक्टर तक एमसीक्यू बनाइए, और स्केलर वेक्टर तक एमसीक्यू बनाने में कोई दिक्कत है या किसी को समझने में दिक्कत है, सर ये स्केलर में दे रखा पर ये स्केलर कैसे होता है, सर इसका नाम वेक्टर में दिख रहा है, ये वेक्टर कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं समझ आ रहा है। आप वैसे कोई डाउट होगा तो आप डाउट सेशन में उसको रखेंगे तैयार, मैं उस डाउट सेशन लूंगा तो मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं पर आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। साथ ही साथ में इस बात को ध्यान रखें कि प्रीलिम्स का बैच चल ही रहा है जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, पर अभी हाल ही में जो आंसर की आया, तो आंसर की में बहुत से बच्चों को ये पता होगा कि जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसका एडवांटेज भी हो, नंबरों में फेरबदल आ सकते हैं। को लगता है कि मेंस उनका लगभग ठीक ठाक नंबर आ रहा है, मेंस उनको देना है या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर लीजिए, रिजल्ट भी एक हफ्ते के अंदर मेरा मानना आ ही जाएगा।
अब हमारा जो बैच चल रहा प्रज्ञान बैच चल रहा मेंस का, उस मेंस प्रज्ञान बैच में क्लासेस चालू हैं। इसमें साइंस एंड टेक की क्लास चालू हो चुकी है। साइंस एंड टेक के बाद हिस्ट्री की क्लास होगी, पॉलिटी की क्लास होगी और बाकी करंट अफेयर के सारे DIY की क्लासेस चालू होंगी। तो मेंस का एक बहुत इफेक्टिव बैच है जो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसमें साइंस एंड टेक की क्लास रनिंग है। साथ में हिस्ट्री की क्लास मुकेश सर लेंगे, ठीक है, DI सर के सत्यम सर लेंगे, और हमारे जो बाकी जो टीचर्स हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, वो सभी बैच में मेंस की बैचेस लेंगे। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। प्रज्ञान बैच का लिए आपको अगस्ता GS एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप किसी भी है, एंड्रॉयड हो या iOS, दोनों पे अवेलेबल है, ठीक है। आप उसको इंस्टॉल करके आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच रनिंग है, बैच चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, और मार्च अप्रैल से पहले ही हम ये सिलेबस को कवर करने का पूरा दावा करते हैं कि ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और इसमें आंसर राइटिंग के साथ ही, सिलेबस के साथ साथ आंसर राइटिंग भी कराया जाता है, जिससे ये पता चले कि हाँ, कोई टॉपिक पढ़ने के बाद उसको मॉडल आंसर में कैसे लिखना होता है। हिस्ट्री के कुछ आपके नोट्स मॉडल आंसर या साइंस एंड टेक के मॉडल आंसर आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल सकता है और ऐप पे भी देखने को मिल सकता है, जिससे आप ये देख सकते हो कि सिलेबस के साथ साथ आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये प्रज्ञान बैच आप ध्यान रखेंगे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक हम लोगों ने जो क्लास लिया है वो याद रखिएगा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी तक है। नेक्स्ट बैच में नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। मंडे में ये ध्यान रखेंगे कि अपने यहाँ को कोई डाउट आए तो आप उसको पूछेंगे, अगली बार उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोग से मिलते हैं।